तो 2018 में चाइना ने कंप्लेन करी थी और आई थिंक यही चीज़ शायद दोहराई जा रही है यूएसए के थ्रू बैन और सर्विसेज को बंद करके। अगर बैन की बात कर रहे हैं तो बैन का सबसे ज़्यादा असर मीडिया की स्वतंत्रता पर भी पड़ता है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया अनदेखा करती है और जानबूझकर अनदेखा करती है। मार्च 2025 तक कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के अनुसार कम से कम 170 जर्नलिस्ट ऐसे थे जो मारे गए। आजकल लोग फेम के पीछे ज़्यादा हैं, उनका जो मेन गोल है वो है पैसा कमाना, चाहे फिर वो नेगेटिव पब्लिसिटी के थ्रू ही क्यों ना हो। मतलब कॉमेडियंस को अपने हिसाब से थोड़ा सोचना चाहिए कि कौन चीज़ सही है कौन चीज़ नहीं है, क्योंकि हम अभी तक उतना अडेप्ट नहीं कर पाए हैं फॉरेन कल्चर को जितना है। हमारी सबसे बड़ा दुश्मन हमारे बगल में, हमारे बॉर्डर में ही जुड़ा हुआ है, जो कि रशिया है। जनता तो कह रही है ना कि हम मिलने को तैयार है, तो जब शांति प्रस्ताव आपके सामने है 100% में से 20% जनता अगर जाना चाहे, इन्फ्लुएंस हो जाए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अपनी जगह तो किसी को नहीं दे देंगे। तो इसका मतलब है आप अपनी 20% जनता के बारे में सोचते ही नहीं है। जैसे कि हमने देखा, संजना जी ने बताया कि कंज्यूमर का जो डाटा है वो रिस्क में है, वो खतरे में है। तो इसके पीछे बात आ जाती है डिजिटल सोवर्जिनिटी की। डिजिटल सोवर्जिनिटी का मतलब है कि हर देश को अपने इंटरनेट टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोसिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में रखना होगा, क्योंकि अगर किसी फॉरेन कंट्री के पास किसी भी देश का ये डिजिटल कंट्रोल आ जाता है तो बहुत ही आसानी से यूजर्स का डेटा मिसयूज़ कर सकता है। और 2018 में चाइना ने इसको लेकर कंप्लेंट भी करी थी यूएसए के लिए, क्योंकि उन्होंने उसका जो प्रोडक्ट था, उसके सप्लायर और वो सब में काफ़ी इलीगल प्रोसेस के थ्रू वो लोग गए थे यूएसए। तो 2018 में चाइना ने कंप्लेन करी थी और आई थिंक यही चीज़ शायद दोहराई जा रही है यूएसए के थ्रू बैन और सर्विसेज को बंद करके। अगर बैन की बात कर रहे हैं तो बैन का सबसे ज़्यादा असर मीडिया की स्वतंत्रता पर भी पड़ता है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया अनदेखा करती है और जानबूझकर अनदेखा करती है। हमें उन मुद्दों के बारे में सोशल मीडिया के जरिए ही पता चलता है और लोग अपनी राय भी फिर वहीं व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो ब्लैक लाइव्स मैटर का एक आंदोलन हुआ था, भारत में किसान विरोध प्रदर्शन का आंदोलन हुआ था, यूक्रेन वॉर हुआ था। इन सब चीज़ों में टिकटॉक का काफ़ी बड़ा योगदान भी रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंस्टाग्राम रील्स आने से, यूट्यूब शॉर्ट्स आने से टिकटॉक की जगह ले सकते हो, ज़्यादा हद तक जगह ले भी ली है, पर इससे कंपटीशन मार्केट में काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे बड़े टेक कंपनियों का दबदबा बना रहेगा। टिकटॉक जब बैन हुआ तो हमने देखा कि जोश और मौज नाम के एक नए टेक ऐप्स आए, जिससे जो कि इंडिया के ही टेक ऐप्स है। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखा जा सकता है कि इंडिया अपना दबदबा भी बना सकती है काफ़ी एशियन कंट्रीज़ में और यूएसए में भी। कि यूएन इसमें क्यों असफल रहा, पर कोई और भी ऐसे देश थे बड़े बड़े जो इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर सकते थे, तो उनका इस पर क्या स्टैंड रहा? जैसे कि अगर हम इजराइल की बात करें तो अमेरिका, यूरोप जैसे कई देश उसका समर्थन दे रहे हैं। युद्ध चल रहा है, अगर बड़े बड़े देश इसमें अपना सहयोग दें और ये शांतिपूर्वक अगर इसको ख़त्म करने की बात रखें तो ये संघर्ष जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। कि कैसे इजराइल और पैलेस्टीन में पत्रकारों ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई, लेकिन क्या भारतीय और विदेशी मीडिया ने भी वही सेम काम किया? जो भारतीय मीडिया ने ज़्यादातर इजराइल समर्थक को रिपोर्टिंग की है, और जो जबकि जो क्या बोलते हैं वेस्टर्न मीडिया विभाजित रहा है, और अमेरिकी मीडिया इजराइल की ओर झुकी हुई थी, और जबकि बीबीसी और द गार्डियन संचालित न्यूज़ कवरेज दी उन्होंने। तो मेरे हिसाब से जो रिपोर्टिंग हुई है वो स्वतंत्र पत्रकारों के द्वारा दी गई है। युद्ध के दौरान पत्रकार कुछ ऐसे थे जिन्होंने सच दिखाने में अपनी जान भी गंवा दी, तो इस समय उन पत्रकारों की क्या स्थिति है उधर? मार्च 2025 तक कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के अनुसार कम से कम 170 जर्नलिस्ट ऐसे थे जो मारे गए, और उनमें से 162 फिलिस्तीन के थे। अक्टूबर 2024 तक कम से कम पाँच पत्रकारों को इजरायली द्वारा सीधे निशाना बनाया गया। सीपीजे के अनुसार गाज़ा में 90% आबादी विस्थापित हो गई और 80% इमारतें नष्ट हो गई, जिससे पत्रकारों के लिए काम करना काफ़ी मुश्किल हो गया। और वहीं जो नाटो है और यूएस है, उनके मिलिट्री ऑपरेशंस को वो सिर्फ एक रक्षात्मक बोल के छोड़ देते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या ये गलत नहीं है? पहली बात तो यूएसए, उसने जो भी हमले किए हैं आज तक वो टेररिज्म पे किए हुए हैं। कभी भी किसी कंट्री पे उसने हमला ऐसे नहीं किया है जैसे हम अभी देख रहे हैं कि रशिया एक कंट्री पे हमला कर रहा है, वो भी अपने एक पर्सनल रीजन की वजह से, जहां तक
हमें दिख रहा है कि वो एक पर्सनल रीजन के थ्रू हम पे हमला कर रहा है। यूएस ने जब तालिबान पर अपना अटैक किया था तो आपको याद है वो तो किसी वजह से नहीं था, जब तालिबान यूएस को पे भी खत्म उन्होंने करना एक्वायर चाहता था, करा क्योंकि था, वो तब भी अपना पूरा टेररिज्म खत्म करना चाहता आप था, तो इसलिए यूएस अब आप किया। US आप को अब यूएस पे आ गए हैं, यहाँ पर आपने यूक्रेन यूएस को कहा ना, आपने कहा कि यूएस अगर करे तो ठीक, और अगर यूक्रेन के US साथ को भी हुआ है लोग तो गलत। दिखाते हैं अपने- तो अपने- अगर आप इस तरह से कह रहे हैं तो यूएस ने भी किया है, तालिबान के साथ किया है, उसे भी गलत पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा है, तालिबान ने बहुत वेस्टर्न टेररिज्म फैला रखा मीडिया था, इसलिए लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे थे और उसके खिलाफ भी थे। क्योंकि मैं मानता हूँ वेस्टर्न मीडिया ही इस तरह से हो चुका है कि वो अमेरिका और वेस्टर्न जो है खबरों को पॉजिटिवली साइड से दिखाता है, लेकिन जैसे ही बात आती है रशिया की तो वो उन खबरों को नेगेटिवली और गलत तरीके से दिखाने लगता है। यूक्रेनियंस जो हैं वो रशिया में भी मिलना चाहते हैं, ऐसा तो कहा भी गया। एक जैसे सर्वे है उसमें कितने 54% लोग ये कहते हैं कि हमें तो रशिया के साथ भी हम एलाई करने के तैयार हैं, हम साथ में रहने को तैयार हैं। जी बिल्कुल, 2017 में एक सर्वे किया गया था जिसमें बोला गया था 54% लोग जी देखिए, यूक्रेन के हैं वो रशिया में मिलना चाहते हैं, 54%। तो जब आपकी आबादी तैयार है, जब आपकी लोग कह रहे हैं मिलने को तैयार है, क्योंकि वो तो अपनी फिर आप सेफ्टी देख रही है। तो फिर आप उनके खिलाफ क्यों जा रहे हैं जब कौन आपकी अपना घर आबादी छोड़ खुद के कह कहीं और रही है? जाना चाहेगा, ये बताइए आप। जब 50 अगर आपके घर पे हमला कर रहा है कोई देश तो आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके लिए लड़ेंगे नहीं आप? हम भी वही कर रहे हैं। तो जब ऐसा ही रहेगा ही नहीं तो फिर आप रहेंगे क्या? ऐसे में अगर कोई अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है तो उसमें क्या गलत है? सुरक्षा, हम अपनी सेफ्टी भी तो देखेंगे, हम अपनी जगह किसी और को कैसे दे देंगे, ये आप बता नहीं सकते। तो नाटो से मिलके आपकी क्या सेफ्टी हो जाएगी, बल्कि आपको और खतरा हो जाएगा रूस से। हम इसलिए नाटो में शामिल होना चाहते हैं, अगर कोई भी इन फ्यूचर हमारे खिलाफ अगर कहीं दंगा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो हमें एक सेफ्टी है। हमारी सबसे बड़ा दुश्मन हमारे बगल में, हमारे बॉर्डर में ही जुड़ा हुआ है, जो कि रशिया है। जनता तो कह रही है ना कि हम मिलने को तैयार है, तो जब शांति प्रस्ताव आपके सामने है 100% में से 20% जनता जनता अगर जाना चाहे, इन्फ्लुएंस हो जाए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अपनी जगह तो किसी को नहीं दे देंगे तो ना। इसका मतलब है आप अपनी 20% जनता के बारे में सोचते ही नहीं है। हम सबके बारे में सोचते हैं, अब जनता हमें छोड़ के जा रही है, लेकिन हम तो अपनी जनता के लिए खड़े हैं। आजकल के जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, अगर कोई कंट्रोवर्शियल बात करते हैं तो उन्हें कैंसिल कल्चर का शिकार होना पड़ता है, जबकि इंडिया में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब आप देखिए कि जैसे अभी बीच में कुणाल कामरा के साथ हुआ, कुणाल कामरा ने जब ये एकनाथ शिंदे जी जो मुंबई के महाराष्ट्र के सीएम हैं उनके ऊपर जब ये जोक किया तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दिखाते हुए बोला कि मैं इसके तहत बोल रहा हूँ। अब आपको मैं बताऊं, डार्क कॉमेडी उनको बोला जा रहा है, लेकिन अगर आप बाहर के एक अमेरिकन फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है मैट रिफेल, वो जाने ही अपनी डार्क ह्यूमर के चक्कर में जाते हैं। अब मैं आपको बात बताऊँ, अनुभव सिंह बसी ने अपने एक इकोनॉमिक्स टाइम के इंटरव्यू के वक्त बोला था कि अगर हम डार्क ह्यूमर कॉमेडी या जो अब्यूजिव लैंग्वेज वाली कॉमेडी वो ना करे तो वो यूथ को पसंद ही नहीं आएगी, वो हमें बाइकआउट कर देते हैं। वल्गैरिटी वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तो इस पर आप सभी की क्या राय होगी? आजकल लोग फेम के पीछे ज़्यादा हैं, उनका जो मेन गोल है वो है पैसा कमाना, चाहे फिर वो नेगेटिव पब्लिसिटी के थ्रू ही क्यों ना हो। इंस्टाग्राम जब से हर एक हमारे जैसे जनरल ऑडियंस को ये राइट मिल गया है कि हम हमारे जो इंट्रूसिव थॉट्स हैं हम उनको कमेंट्स के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो लोग कुछ भी कमेंट करते हैं। सब फेम के लिए ही कर रहे हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ फेम के लिए हो रहा है। गली में किसी ने आज गाड़ी खरीदी तो वो फेम के लिए उसने सोशल मीडिया पोस्ट की, कि छोटे से छोटा खाने जा रहे हैं तो फेम के लिए, मतलब लोगों को दिखाने के लिए जी। वो दौर आ गया है। मतलब कॉमेडियंस को अपने हिसाब से थोड़ा सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम अभी तक उतना अडेप्ट नहीं कर पाए हैं फॉरेन कल्चर को जितना है। तो इंडिया संस्कारों से जुड़ा हुआ देश रहा है, तो वो चीज़ें अभी इतनी नहीं आई हैं, तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा।